Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So this is a part 2 of my PhD experiences series. So in this video, I will discuss important points that one has to keep in our mind before getting admission into PhD. तो PhD एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम 3 to 5 years स्पेंड करते हैं, तो वो हमें बहुत ध्यान में रख के सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस इंस्टीट्यूट में हम जा रहे हैं, क्या हमारा सुपरवाइजर है। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करूंगी कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप PhD में एडमिशन लेते हो। तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिसर्च इंटरेस्ट, कि जो भी आपका टॉपिक है जो आपको सुपरवाइजर दे रहा है आपकी थीसिस के लिए, तो पहले आपको ये देखना है कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक और नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैकग्राउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और आप किसी ऐसी लैब में जा रहे हैं जहां पर उसका कोई काम नहीं है, तो आपका जो इंटरेस्ट है उसमें डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो भी आपका पीछे आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपका टॉपिक था, वेदर द टॉपिक इज रेजोनेटिंग विद द टॉपिक दैट योर सुपरवाइजर इज सजेस्टिंग यू। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है सुपरवाइजर। आपको बहुत ही ज्यादा कॉशियसली अपने सुपरवाइजर को चूज करना है, क्योंकि एक एडवांटेज जो होता है पीएचडी में ये स्टूडेंट्स के पास ये रहता है कि आप अपना सुपरवाइजर खुद से चूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो आप स्टूडेंट होते हैं वो खुद से सुपरवाइजर का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुपरवाइजर का जब आप नाम सजेस्ट कर रहे हो उससे पहले आप एक बार अच्छे से थोड़ा रिसर्च करिए उस सुपरवाइजर के बारे में, उसके नेचर को देखिए, क्या उसका नेचर ठीक है स्टूडेंट्स को लेके। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको उसके ही लैब के स्टूडेंट से पता चलेगा, या फिर जो दूसरी लैब्स में काम कर रहे हैं स्टूडेंट, उनकी हेल्प से भी आपको ये चीज के बारे में पता चल सकता है। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पीएचडी में जो सुपरवाइजर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है ये सास बहू की तरह होता है। यस, इट साउंड फनी बट इट इज ट्रू। ये सास बहू की तरह होता है कि कभी हमारा एग्रीमेंट होता है, कभी डिसएग्रीमेंट होता है, तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो थोड़ी बहुत जो नोकझोंक होती है वो फाइन है, बट ऐसा ना हो कि आपके जो कंफ्लिक्ट है, इंटरेस्ट ऑफ कंफ्लिक्ट ज्यादा ही हो, तो आपको काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा और आपका ऐसा होगा कि आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी आपका साथ नहीं देगा। तो सुपरवाइजर को आप जब सिलेक्ट कर रहे हो तो वो भी एक क्रूशियल पॉइंट है, उसको जानने के लिए आप उसके बारे में अच्छे से थोड़ा सर्च करिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि पीएचडी इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आप होलसुल होकर अपना मेंटली फिजिकली आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, काम का बर्डन, हर चीज का। तो आपको सुपरवाइजर के सिलेक्शन के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आप उसके बारे में जितना हो सके थोड़ा रिसर्च करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सुपरवाइजर को लेके ही वो है कि वेदर ही और शी इज एक्टिव इन द रिसर्च एरिया। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आप उसके लास्ट के 2-3 ईयर्स के पब्लिकेशन से आप देखिए कि क्या जो आपका सुपरवाइजर जिसको आप चूज कर रहे हो क्या वो एक्टिव है रिसर्च में। वो आपको उसके पब्लिकेशन से देखिए कि उसके पब्लिकेशन कितने आया लास्ट 2-3 ईयर्स में। अगर उसका 3-4 ईयर्स पहले कोई पब्लिकेशन था और अब कोई पब्लिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो ज्यादा एक्टिव नहीं है रिसर्च में, तो डेफिनेटली डोंट गो फॉर इट। नेक्स्ट है सुपरवाइजर को लेके ही कि उसकी लैब में प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेदर दे हैव सफिशिएंट फंड, सो दैट अगर आप उसकी लैब में जा रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आपका टॉपिक थोड़ा अलग हो जो बाकी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत हो सकती है, आपको कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या आपके पीएचडी सुपरवाइजर के पास इतने फंड्स अवेलेबल है? क्या वो आपको कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट अगर आपको चाहिए इमीडिएटली, क्या वो उसको आपको फैसिलिटेट करा सकता है या नहीं करा सकता? तो ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रखती है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी लैब में जा रहे हो कि वहाँ का सीटिंग प्लेस कैसा है, क्या आपको प्रॉपर सीटिंग प्लेस मिल भी रहा है या नहीं। क्योंकि जब आप काम करते हो, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से थी तो मुझे रिएक्शंस लगानी होती है, बट ऐसा नहीं है कि 7 to 8 आवर्स आप खड़े खड़े लैब में रिएक्शंस का ही काम कर रहे हो। आफ्टर दैट यू हैव टू सिट प्रॉपरली, यू हैव टू राइट थिंग्स। तो उसके लिए भी आपको देखना चाहिए कि क्या प्रॉपर सीटिंग प्लेस है जहाँ पर आप जाके सुकून से काम कर सकते हो, लिख सकते हो, मेंटल पीस होगा। क्योंकि आप जब अपने रूम पर आते हो एक पूरे लंबे डे के बाद, तो आप इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपको रूम पे आने के बाद कुछ काम करने का मन नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेरे केस में था, क्योंकि मेरे केस में जहाँ पर मैं पीएचडी कर रही हूँ वहाँ पर कोई मैथ फैसिलिटीज नहीं है, तो मुझे अपना जो डेली का जो एक्टिविटीज होती है, चाहे वो कुकिंग हो या और भी कुछ भी हो, तो वो मुझे खुद से करना पड़ता है। तो इतना टाइम नहीं रहता कि हाँ आप रूम पर आके मैन्युस्क्रिप्ट का काम करो। तो मोस्ट ऑफ द काम जो होता था मैं अपनी लैब में ही करती थी। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रॉपर सीटिंग प्लेस है या नहीं है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लास्ट पॉइंट विच इज मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब आप पीएचडी में एंटर करते हैं तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है जो होल टुगेदर डिफरेंट होता है जो प्रीवियस स्टूडेंट से होता है। मतलब पीएचडी में ऐसा नहीं होता जैसे हम ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो सबको एक जैसी ही चीज पढ़ाई जाती है, बट पीएचडी में ऐसा नहीं होता। पीएचडी में हर किसी का जो रिसर्च टॉपिक होता है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। तो वो भी आपको देखना चाहिए कि जो आपका टॉपिक है वो आपको खुद से ही उसके अंदर जो भी स्ट्रगल्स आएंगी, जो भी चीजें आपको देखना है, आपको लिटरेचर फाइंड आउट करना है, आपको उसका इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखना है, तो वो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि ये आपकी स्ट्रगल है जो आपको खुद से करनी है। हो सकता है कि आपके सीनियर्स आपको हेल्प कर दे, बट वो ही कुछ हद तक हेल्प करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो भी अपनी रिसर्च में बिजी होंगे, वो भी अपना काम में बिजी होंगे। तो ये आपकी फाइट है जो आपको खुद से हैंडल करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिफोर एंटरिंग इनटू द पीएचडी। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी लैब में या हर किसी सुपरवाइजर में कुछ ना कुछ कमियां होती है। इनफैक्ट हम में भी कुछ ना कुछ कमियां होती है। जब हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं हम भी एकदम ऐसे होते हैं, वी आर टोटली रो, हमें कुछ नहीं पता होता कि हाँ क्या रिसर्च में होगा। हम भी सीखने के लिए आते हैं, बट देयर आर सम प्रिकॉशनरी पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर एंटरिंग इनटू द पीएचडी, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये कुछ एक मिस्टेक्स जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, इनमें से कुछ एक कह लो पॉइंट्स थे जो मैंने ध्यान में नहीं रखे एंड आई गेट स्टार्टेड इन डूइंग पीएचडी इन आईआईटी रुड़की। बट उसके बाद मुझे कुछ टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि यस आई हैव डन अ मिस्टेक। और मिस्टेक कहना शायद गलत होगा, मिस्टेक इज अ नेगेटिव वर्ड, वी शुडंट यूज इट। मैं कहूंगी कि ये लाइफ के लेसन्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, बट कहते हैं ना कि हर किसी को लाइफ दोबारा चांस नहीं देती। मुझे चांस इस तरह से मिला, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मेरे पास एक और जेआरएफ था जिसकी वजह से मैं दूसरी जगह पर एडमिशन ले पाई थी, लेकिन हर किसी के पास ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होते, तो कई बार हमें प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये अवेयरनेस वाली एक वीडियो थी जो मुझे लगता है आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो ऐसा था कि इसके बाद मैंने वहां से पीएचडी जो थी आईआईटी रुड़की से क्विट कर दी थी और कहीं और एडमिशन लिया था। तो वो कहाँ लिया था, वो वाली स्टोरी को जानने के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट सीरीज यूट्यूब की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।